वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपके सामने में मॉडल पेपर का सेट 3 लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं और जो आप लोगों का रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि आप हमारे चैनल पर बने रहते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं 100% क्वेश्चन जो है इस हमारे सेट से जो मैं अपलोड कर रहा हूं ना, ये जो कि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर है, सारे क्वेश्चन इसी से आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बस आप बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ आपके सामने विवेक कुमार विद्यार्थी और आप देख रहे हैं कॉमर्स ट्यूब। चलिए, अकाउंट्स का ये मॉडल पेपर सेट 3 है। पहला क्वेश्चन है, प्राप्ति और भुगतान खाता प्रायः प्रदर्शित करता है। तो ये इससे पहले भी आ चुका है। प्राप्ति और भुगतान खाता एक वास्तविक खाता होता है। इसका जो है ना, या तो प्रायः डेबिट शेष ही होता है, ठीक है ना, क्योंकि कैश बुक का हमेशा डेबिट शेष होता है। तो इसका सही आंसर है नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, प्राप्ति भुगतान खाता है। प्राप्ति भुगतान खाता एक वास्तविक खाता है। सही आंसर है नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, आय व्यय खाता है। आय व्यय खाता नाममात्र या अवास्तविक खाता होता है। सही आंसर नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, लाभ न कमाने के लिए स्थापित संस्था की आय का साधन है। तो जो संस्था जिसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है ना, या तो उनको चंदा मिलेगा या दान मिलेगा या प्रवेश शुल्क मिलेगा, उपर्युक्त सभी। नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है, निम्न में से कौन सा पूंजीगत प्राप्ति है। पूंजीगत प्राप्ति का मतलब होता है जो इनकम कभी कभी होता है। तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फी है, ये पूंजीगत प्राप्ति है। नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, वसीयत को मानना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। वसीयत को जो है ना, आप क्या मानेंगे। वसीयत को जो है प्रायः पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। नंबर सी इसका सही आंसर है। साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। अभी जो है ना 50 कर दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों का दायित्व होता है और सीमित होता है। नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है। ठहराव, सीमित दायित्व। हाँ, ये सीमित दायित्व इसकी विशेषता नहीं है। इसका सही आंसर है नंबर सी, क्योंकि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। साझेदारी की जो ये क्या बोलते हैं उसको, जो उसका दायित्व होता है ना, वो असीमित होता है, सीमित नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ख्याति है। ख्याति एक अमूर्त संपत्ति है। नंबर सी सही आंसर है। व्यापार की प्रसिद्धि के मौद्रिक मूल्य को कहते हैं, तो इसको हम ख्याति कहते हैं। नंबर ए इसका सही आंसर है। पुनर्मूल्यांकन खाता है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट एक नाममात्र या अवास्तविक खाता है। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी कहलाती है। अस्थायी संपत्ति के मूल्य में कमी को हम ह्रास कहते हैं, डेप्रिसिएशन। नंबर इसका जो है नंबर डी सही आंसर है। आपको नंबर डी में टिक आउट कर देना है। अगला क्वेश्चन है, मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है। उसके जो मर गया है किसको मिलेगा, जो उसके परिवार के मेंबर है उसी को मिलेगा ना, उसको बोलते हैं उत्तराधिकारी। इसका सही आंसर है नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, पुनर्मूल्यांकन खाता किस समय तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर है अवकाश के समय, प्रवेश के समय, मृत्यु के समय, इन सभी में। नंबर डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना की जाती है। जब किसी पार्टनर्स का अवकाश ग्रहण होता है तो हम निकालते हैं गेनिंग रेशियो। नंबर बी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है। अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार को ख्याति दी जाती है पुराने लाभ अनुपात में, पूंजी के अनुपात में, बराबर और नए अनुपात में। तो इसमें से जो है, जो पार्टनर्स अवकाश ग्रहण कर रहा है ना, उसको जो ख्याति मिलेगा, तो इसमें तो कोई भी आंसर टैली नहीं कर रहा है, क्योंकि इसका सही आंसर जो होना चाहिए वो था लाभ प्राप्ति अनुपात। इसमें दिया ही नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन एक तरह से रॉन्ग भी हो सकता है। इसमें लिखा हुआ है पुराने लाभ विभाजन अनुपात में, तो इसको हम थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, क्योंकि जब कुछ नहीं दिया रहे तो जो रिमेनिंग रेशियो होता है ना, वही जो है क्या कहलाता है, गेनिंग रेशियो कहलाता है। इसका सही आंसर होना चाहिए था लाभ प्राप्ति अनुपात। नहीं दिया हुआ है तो उसको ऐसे कंडीशन में आप ऑल रेशियो को मान सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम आप लोग ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा तो हम बताएंगे लास्ट में। आगे है, वसूली खाता है। वसूली खाता एक नाम मात्र खाता है। नंबर ए सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, फर्म के समापन पर सबसे अंत में कौन सा खाता बनाना चाहिए। ये ऑब्जेक्टिव कई बार रिपीट हो चुका है मेरे तीनों सेट में।
और इसका सही आंसर है कैश अकाउंट, रोकड़ खाता या बैंक खाता। अगला क्वेश्चन है, फर्म के समापन के समय बैलेंस शीट में दिखाए गए समान कोष का शेष ट्रांसफर क्रेडिट करते हैं। ये समान संचय, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रॉफिट, ये पार्टनर्स का होता है, इसीलिए इसको हम पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे। सही आंसर इसका नंबर सी है। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के समापन के समय कृत्रिम संपत्तियों को हस्तांतरित किया जाता है। कृत्रिम संपत्ति का मतलब होता है एक तरह से आपके लिए हानि हो गया। तो लाभ जो है पार्टनर्स का होता है, तो हानि किसका होगा? हानि भी पार्टनर्स का ही होगा ना। इसका सही आंसर नंबर ए हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, नंबर ए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, साझेदार द्वारा वसूली व्ययों के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। जो पार्टनर्स पेमेंट करेगा उसके पूंजी खाते को। नंबर सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी साझेदार द्वारा 50,000 रुपये के दायित्व के भुगतान की जिम्मेदारी लेने पर क्रेडिट किया जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर जो है ना वसूली व्यय लिखा हुआ था, यहाँ पर दायित्व लिखा हुआ है। सही आंसर नंबर सी हो जाएगा, साझेदारों का पूंजी खाता। फिर अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट में दिखाए गए रोकड़ बाकी को समापन के समय दिखाया जाता है। तो रोकड़ बाकी के लिए हम एक अलग से खाता बनाते हैं, कैश अकाउंट, उसी में दिखाते हैं। नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है, फर्म के विघटन की दशा में अपलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाएगा। अपलिखित हो या लिखित हो, रकम मिल रहा है ना, वसूली खाते के सीआर में लिखेंगे हम। तो फर्म के विघटन की दशा में अपलिखित संपत्ति के विक्रय से प्राप्त राशि को क्रेडिट किया जाएगा, ये वसूली खाता में। नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, साझेदार का दिवालिया होना किस प्रकार के का समापन है? ये हो जाता है अनिवार्य समापन। फर्म के समापन पर होने वाले व्यय को कहते हैं, ये वसूली व्यय कहलाता है। नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, फर्म के विघटन के समय साझेदारों के पूंजी खाते की क्रेडिट बाकी का भुगतान किया जाएगा। पार्टनर से तो उसी को करेंगे हम, ये नंबर ए सही आंसर है। फिर आगे है, फर्म के विघटन पर साझेदारों के पूंजी खाते बंद किए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है, कैश या बैंक खाते के माध्यम से। इसका सही आंसर है, नंबर सी में टिक आउट कर देना है। समापन व्ययों को वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? खर्च है तो सीधी सी बात है डीआर में लिखेंगे। नंबर बी डेबिट सही आंसर है। आगे है, फर्म के विघटन के समय संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य वसूली खाते के किस पक्ष में लिखा जाता है? तो जो संपत्तियों का पुस्तकीय मूल्य होता है ना, उसको हम वसूली खाते के डेबिट में लिखते हैं। नंबर ए इसका सही आंसर है। एक निजी कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो जो निजी कंपनी है ना, उसके बारे में कहा गया है कि मैक्सिमम मेंबर जो है कम से कम 200 तक हो सकता है। अंशधारियों को कंपनी से मिलता है, अंशधारी को कंपनी से लाभांश मिलेगा। नंबर डी सही आंसर है। ऋण पत्र धारी को मिलता है, यदि आपने ऋण पत्र खरीदा है तो आपको ब्याज मिलेगा। नंबर बी सही आंसर है। विक्रय विक्रय हुए माल की लागत घटाकर ज्ञात की गई राशि होती है। ये तो शुद्ध लाभ कहलाएगा ना, सकल लाभ कहलाएगा। नंबर सी। तरल संपत्तियों में शामिल नहीं होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। स्टॉक लिक्विड एसेट्स नहीं है। नंबर सी सही आंसर है। आदर्श चालू अनुपात है 2:1, कहीं है दिया? हाँ, नंबर डी में दिया हुआ है 2:1। फिर अगला क्वेश्चन है, आदर्श शीघ्र अनुपात, ये 1:1 सही आंसर है। चालू संपत्तियों में शामिल नहीं होता है, तो ख्याति को हम कृत्रिम संपत्ति मानते हैं या जानते हैं। नंबर सी सही आंसर है। आगे है, ये जो है ना फिर न्यूमेरिकल दिया हुआ, ये आपको बनाना होगा, ठीक है ना। मैं सारे सेट अपलोड करने के बाद जो भी न्यूमेरिकल दिए हुए हैं ना, मैं उसको बना के फिर बाद में अपलोड करूँगा। निम्न में से कौन सा संचालन व्यय नहीं है? तो ये जो है ना मशीन की विक्रय पर हानि, इस तरह का कोई ऑब्जेक्टिव इससे पहले भी आ चुका था, कार की विक्रय पर हानि, ये नहीं है, ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, ये आप खुद ट्राई करेंगे। निम्न में से कौन सी तरल संपत्ति है? तो ये स्टॉक, भवन, देनदार को जो है ना तरल संपत्ति माना जाता है। डेटर सही आंसर है। बिक्री है 6 लाख, शुद्ध लाभ है इतना, शुद्ध लाभ का अनुपात होगा, ये आप लोग निकालिएगा। इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट गुना 100 बिक्री मूल्य। तो 15 छा के 90, नहीं, ये आप लोग गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है ना। नहीं होगा तो फिर इसको बाद में सॉल्व करके अपलोड करेंगे। संचालन अनुपात है, ऑप्शन दिया हुआ है लाभदायकता अनुपात। फिर दूसरा ऑप्शन है, इसका सही आंसर है लाभदायकता अनुपात, नंबर ए। आगे है, तरल संपत्ति में शामिल होता है तो डेटर्स, बैंक, प्राप्त, बिल, उपर्युक्त सभी। नंबर डी इसका सही आंसर है। आगे है, लाभदायकता अनुपात को समानतः दर्शाया जाता है।
लाभदायकता अनुपात को समानतः दर्शाया जाता है, ये प्रतिशत में। आगे है कैश फ्लो संबंधित है, तो ये AS3 इसका सही आंसर है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते हैं, हिंदी में लेखांकन मानक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोकर अंतर्वाह नहीं है? तो लेनदार में कमी, ये तो अंतर्वाह नहीं हो गया, बहिर्वाह हो गया ना। इसका सही आंसर जो है नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर अपनी संपत्ति का लेखा करने पर होगा, ये वर्तमान साझेदार को लाभ होगा। अचानक कोई संपत्ति आ गया तो प्रॉफिट ही होगा ना। चालू खाता है, ये व्यक्तिगत खाता है, नाम से जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, नए साझेदार द्वारा ख्याति के लिए लाई गई नगद राशि वर्तमान साझेदारों द्वारा किस अनुपात में बांटी जाती है? तो ये एडमिशन का क्वेश्चन है, त्याग अनुपात में सही आंसर है। ये 54 का आप लोग ट्राई करेंगे। हाँ, ये है, कार्य निष्पादक को साझेदार की मृत्यु की तिथि से देय राशि पर निम्न दर से ब्याज चुकाया जाएगा, ये 6% इसका सही आंसर है। वसूली खाता है, इससे पहले भी आ चुका है, नाममात्र या अवास्तविक खाता बोलते हैं इसको हम। अगला क्वेश्चन है, साझेदारों द्वारा फर्म का ऐच्छिक समापन किया जा सकता है, तो जो पार्टनर्स हैं उसका जो ऐच्छिक समापन होगा वो बहुमत के आधार पर होगा, नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है, जब गैर अभिलेखित दायित्वों का भुगतान किया जाता है तो दर्शाएंगे, पेमेंट करेंगे तो वसूली खाते के डीआर में, नंबर ए इसका सही आंसर है। कंपनी के स्वामी कौन होते हैं? तो जो समतांशधारी होते हैं वही कंपनी के स्वामी होते हैं, नंबर ए इसका सही आंसर है। अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप घट जाती है चुकता पूंजी, अस्थाई पूंजी नहीं। यदि आप शेयर का जो है ना क्या करते हैं, हरण करते हैं, तो जो आपकी अधिकृत पूंजी होती है ना वो घट जाती है अंशों के हरण के परिणाम स्वरूप। पेड अप कैपिटल ये घट जाएगा, ये तो आरक्षित पूंजी नहीं, अधिकृत पूंजी, ये अधिकृत पूंजी, नंबर बी इसका सही आंसर है। आगे है, आदर्शतम अम्ल परीक्षण अनुपात है, मतलब क्विक रेशियो 1:1, इससे पहले भी आ चुका है, नाम बदल के आता है कभी कभी। फिर अगला क्वेश्चन है, आदर्शतम ऋण समता अनुपात है, इसका सही आंसर है 1:1, ये भी। स्टॉक आवर्त अनुपात है, स्टॉक आवर्त अनुपात को हम क्रियाशीलता अनुपात भी कहते हैं, नंबर सी इसका सही आंसर है। फिर आगे है, लाभदायकता अनुपात को समानतः दर्शाया जाता है, ये प्रतिशत में, इससे पहले भी आ चुका है। आगे है, रोकर प्रवाह विवरण तैयार किया जाता है, ये भी क्वेश्चन इससे पहले कई बार आ चुका है, ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा रोकर अंतर्वाह नहीं है? अंतर्वाह का मतलब होता है रुपया आपके पास आ जाना। देनदार में कमी, लेनदार में कमी, लेनदार में कमी इसका सही आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है, एक ही सेट में 2-3 बार दिया हुआ है, ठीक है ना। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा रोकर का बहिर्वाह नहीं है? बहिर्वाह का मतलब होता है रुपया आपके पास से बाहर जा रहा है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं बहिर्वाह। तो बहिर्वाह नहीं है मतलब बाहर नहीं जा रहा है, तो देनदार बढ़ेगा तो बाहर जाएगा। प्रीपेड, लेनदार में वृद्धि, लेनदार बढ़ेगा तो रुपया आएगा, क्योंकि दायित्वों में वृद्धि होने से रोकर में वृद्धि होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रोकर प्रवाह विवरण आधारित है, जो कैश फ्लो होता है ना, जो कैश फ्लो होता है वो आधारित है, इसमें जो है दिया हुआ है लेखांकन के रोकर आधार पर, लेखांकन के उपार्जन आधार पर, फिर आगे दिया हुआ है लेखांकन समीकरण, इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर है लेखांकन के उपार्जन आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रोकर का स्रोत नहीं है? मतलब किसके माध्यम से जो है ना रुपया न तो आता है न ही जाता है? तो ऋण लिखा हुआ है, अस्थायी संपत्तियों का क्रय, संचालन कोष, ये संचालन से कोष, इसमें क्या होता है, कैश न तो आता है न ही जाता है। आगे नगद बिक्री है, ये ऑपरेटिंग है, परिचालन क्रियाएं हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर है समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां, ऋण पत्रों का क्रय, सही आंसर है नंबर ए, समता अंशों के निर्गमन से प्राप्तियां। आगे है कि निम्न में से कौन सा मद रोकर तुल्य नहीं माना जाता है? तो विनियोग, विनियोग को रोकर तुल्य नहीं माना जाता है, नंबर डी। आगे है, संचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह में कमी आएगी, संचालन क्रियाओं से रोकर प्रवाह में कमी आएगी, तो ये दिया हुआ है कि इसका जो है सही आंसर हो जाएगा
ए बी दोनों, ए भी है क्योंकि संपत्ति वृद्धि होगी तो रोकड़ में कमी होगी, दायित्वों में कमी होने से रोकड़ में कमी होती है। इसका सही आंसर जो है ना ए बी दोनों है, नंबर डी सही ऑप्शन है। तरल संपत्ति में शामिल नहीं है, तरल संपत्ति में, तो आगे है तरल संपत्ति में शामिल नहीं है, स्टॉक ये तरल संपत्ति नहीं होता है। सही आंसर इसका नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाभांश सामान्यतः दिया जाता है, लाभांश जो पेड अप कैपिटल होता है ना उस पर देते हैं, नंबर डी इसका सही आंसर। ये क्वेश्चन भी कई बार रिपीट हुआ है। नाम मात्र की पूंजी कही जाती है, तो ये जो ऑथराइज्ड है रजिस्टर्ड है ये दोनों ही नाम मात्र की पूंजी होती है, नंबर ए भी दोनों सही है, सी इसका सही ऑप्शन है। जब कोई साझेदार किसी बाहरी दायित्व के अनुपात का दायित्व, ये यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बाहरी दायित्व के भुगतान का दायित्व ले लेता है तो खाता क्रेडिट किया जाएगा। तो जो साझेदारों का पूंजी खाता होता है उसी को हम क्या करते हैं, सीआर करते हैं। अगला क्वेश्चन है आर्थिक चिट्ठे में दिखाए गए रोकड़ शेष को समापन के समय दिखाते हैं कैश अकाउंट में, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। फिर ये जो है न्यूमेरिकल है, ये आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पार्टनर्स का चालू खाता बनाया जाता है जब साझेदारों की पूंजी रखी जाती है, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। व्हेन कैपिटल इज फिक्स, जब पूंजी क्या हो, स्थिर हो, अस्थाई हो, तो पार्टनर्स का करंट अकाउंट तैयार करते हैं, नंबर बी सही आंसर है। आय व्यय खाता होता है, नाममात्र खाता, नंबर सी सही आंसर है। एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को दिखाते हैं, ये आर्थिक चिट्ठा में दिखाते हैं, नंबर बी इसका सही आंसर है। आय व्यय खाता बनाया जाता है गैर व्यापारिक संस्थान के द्वारा, नंबर सी इसका सही आंसर है, लाभ न कमाने वाली संस्था के द्वारा। बकाया चंदा है, ये आपका इनकम भी है और संपत्ति भी है, ए भी दोनों हो जाएगा। वसीयत को मानना चाहिए, वसीयत को दायित्व मानना चाहिए, नंबर ए सही आंसर है। गैर व्यापारिक संस्थाओं में देताओं पर संपत्तियों के अधिक को कहते हैं पूंजी कोष कहते हैं, नंबर ए सही आंसर है। कौन सी साझेदारी की विशेषता नहीं है, समझौता, सीमित दायित्व, ये सीमित दायित्व जो है ना ये इसकी विशेषता नहीं है क्योंकि पार्टनरशिप में दायित्व असीमित होती है। चल या परिवर्तनशील विधि के अंतर्गत साझेदारों की पूंजी खाते पर ब्याज क्रेडिट किया जाएगा। जब पूंजी परिवर्तनशील हो तो पार्टनर्स के पूंजी खाते में ही हम जमा करते हैं, नंबर सी इसका सही आंसर है, साझेदारों का पूंजी खाता। साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा, ये नाम शेष भी होता है जमा शेष भी होता है, दोनों में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो साझेदारों का चालू खाता हमेशा होगा, ये प्रायः जो है ना जमा शेष ही होता है, लेकिन दोनों में से कोई एक हो सकता है, नाम भी होता है जमा भी होता है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप इसमें से जो है ना क्या ले सकते हैं, दोनों में से कोई नहीं। इसका जो है ना चूँकि यहाँ पर होना चाहिए था ए बी दोनों, मिसप्रिंट है, इसका सही आंसर जो है ना यहाँ पे सी होगा, क्योंकि इसका सही आंसर ए भी है बी भी है, क्योंकि जो पार्टनर्स का करंट अकाउंट होता है ना नाम शेष भी होता है जमा शेष भी होता है, तो ए बी दोनों होना चाहिए था, नंबर सी में जो है ना मिसप्रिंट है, यहाँ पर ए बी दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन लेते हैं। साझेदारी अनुबंध में परिवर्तन का परिणाम है, तो ऐसा करने से फर्म का पुनर्गठन हो जाता है, नंबर ए इसका सही आंसर है। आगे है पुनर्मूल्यांकन खाते में क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक को कहते हैं, तो ये जो है ना लाभ हो जाता है, क्रेडिट पक्ष के डेबिट पक्ष पर अधिक को ये प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है, नंबर ए सही आंसर है। वर्तमान साझेदारों के लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन से होता है फर्म का पुनर्गठन होता है, नंबर बी सही आंसर है। आगे एक संपत्ति जो काल्पनिक नहीं है परंतु अमूर्त प्रकृति की है, वो उसका वसूली मूल्य होता है, नंबर डी ख्याति कहलाता है। आगे है इनमें से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है, तो पुनर्मूल्यांकन विधि ये नहीं है, बाकी तीनों सही आंसर है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है, बोलता है नहीं है तो रिवैल्यूएशन मेथड नहीं है। आगे है पुनर्मूल्यांकन पर लाभ या हानि को वहन करते हैं जो ऑल पार्टनर्स होते हैं वही वहन करते हैं, नंबर ए सही आंसर है। आगे है पुनर्मूल्यांकन खाता में नाम पक्ष पर जमा पक्ष का अधिक कहलाता है प्रॉफिट, ये भी तो क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। आगे है संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा, तो जो संचित लाभ है पहले का लाभ है ना वो पार्टनर्स के पूंजी खाते में, नंबर बी इसका सही आंसर है, साझेदारों के पूंजी खाते में। फिर अगला क्वेश्चन ये जो है ना आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है, ये आप लोग ट्राई करेंगे। फिर आगे है किसी साझेदारी की अवकाश ग्रहण करने पर अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के पूंजी खाते को जमा किया जाएगा,
उसके हिस्से की ख्याति से, फर्म की ख्याति से, साझेदार की ख्याति, इनमें से कोई नहीं। तो जो उसका हिस्सा होगा उसी से ना हम जमा करेंगे। नंबर ए इसका सही आंसर है, नंबर ए। आगे है मृतक साझेदार को देय राशि चुकाई जाती है उसके, जो मर गया वो तो ऊपर से आएगा नहीं, जो उससे घर वाले होते हैं उसको बोलते हैं उत्तराधिकार। नंबर डी सही आंसर है, उत्तराधिकार, या अंग्रेजी में बोलते हैं एक्सक्यूटर्स अकाउंट। तो ये था हमारा मॉडल सेट 3। वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।